नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंदन। मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आज के हमारी इस नए वीडियो पे। आज के इस वीडियो पर हम जानने वाले यूपीआई ट्रांजैक्शन के बारे में कि एक साल में आप अपने यूपीआई के माध्यम से कितना पैसा किसी को भेज सकते हैं, कितना पैसे आप किसी से रिसीव कर सकते हैं, और साथ ही जानेंगे यूपीआई से संबंधित इनकम टैक्स के गाइडलाइंस के बारे में कि कितना का ट्रांजेक्शन करने के बाद में आपके पास में इनकम टैक्स की नोटिस आ सकती है, और अगर आपके पास में इनकम टैक्स की नोटिस आती है तो आप उससे कैसे बच सकते हैं, कैसे उसका रिप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही जानेंगे कि आप अपने सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में कितना पैसा यूपीआई के माध्यम से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं, ताकि आपके पास में इनकम टैक्स की नोटिस ना आए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जब से यूपीआई की शुरुआत हुई है तब से लेके आज तक लगभग सारे लोग अपने दैनिक जीवन की जरूरतों के लिए अगर किसी को पैसे भेजना है या फिर किसी से पैसे लेना है तो वो जो ट्रांजैक्शन है वो यूपीआई के माध्यम से करते हैं। और यूपीआई का उपयोग आजकल इतना कॉमन हो गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर कोई 10 रुपए का चिप्स भी लेने जाता है तो भी वो यूपीआई के माध्यम से पेमेंट करता है, और कोई दुकानदार अगर कोई सामान बेच रहा है तो उसको जो है वो पैसे यूपीआई पे लेने पड़ते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग जो है अपना ट्रांजैक्शन यूपीआई के माध्यम से करना पसंद करते हैं। अगर आप भी यूपीआई के माध्यम से ट्रांजैक्शन करते हैं, किसी को पैसे भेजते हैं, फिर किसी से पैसे लेते हैं, तो आपको यूपीआई के गाइडलाइंस के बारे में पता होना चाहिए, इनकम टैक्स के गाइडलाइंस के बारे में पता होना चाहिए कि आप एक साल में कितना पैसा यूपीआई के माध्यम से किसी को भेज सकते हैं, कितना पैसा आप किसी से रिसीव कर सकते हैं। अगर आप किसी से यूपीआई के माध्यम से पैसे रिसीव करते हैं तो इनकम टैक्स के क्या गाइडलाइंस है, कितना पैसा रिसीव करने पर आपके पास इनकम टैक्स की नोटिस आ सकती है, और अगर आपके पास में इनकम टैक्स की नोटिस आती है तो आप उससे कैसे बच सकते हैं, नोटिस का जवाब कैसे दे सकते हैं, आज की इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो इस वीडियो में आप पूरे अंत तक बने रहें। यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, इस वीडियो को अपने जान पहचान और तक जरूर भेजिए ताकि उनको भी अच्छी इन्फॉर्मेशनल वीडियोस मिल सके। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं यूपीआई ट्रांजैक्शन लिमिट के बारे में। यदि अगर आप यूपीआई में ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो वैसे तो इसमें कोई भी ट्रांजैक्शन लिमिट नहीं है, ना ही इसमें अमाउंट का लिमिट है, ना ही इसमें कोई नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन का लिमिट है। आप जितना चाहें उतना पैसा आप किसी को भेज सकते हैं या फिर आप किसी से भी पैसे रिसीव कर सकते हैं। लेकिन एनपीसीआई ने, जिसने यूपीआई इंटरफेस को बनाया है, उसने इसमें 1 लाख रुपए की लिमिट रखी हुई है। आप किसी को भी अगर पैसे भेजना चाहते हैं तो एक दिन में आप 1 लाख रुपए तक का पैसा उनको भेज सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं भेज सकते। इसमें नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन यह जो लिमिट है वो डिपेंड करता है बैंकों के ऊपर, क्योंकि ये जो लिमिट है वो बैंक भी कंट्रोल कर सकती है। तो अलग अलग बैंक में आपको अलग अलग ट्रांजैक्शन लिमिट देखने को मिलते हैं यूपीआई के लिए। हो सकता है कि किसी बैंक में आपको 20,000 पर डे का आपको लिमिट मिले, किसी बैंक में आपको 50,000 रुपए का मिले, किसी बैंक में आपको 1 लाख रुपए तक की ट्रांजैक्शन लिमिट भी पर डे देखने को मिल सकती है। अब यह जो लिमिट है वो आप अपने इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से भी उसको सेट कर सकते हैं या फिर उसको कम ज्यादा कर सकते हैं। लेकिन यह जो लिमिट है एज पर बैंक ही रहेगा, बैंक के लिमिट से ज्यादा आप किसी को भी पैसे एक बार में ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। तो चलिए जानते हैं कि यूपीआई ट्रांजैक्शन पर इनकम टैक्स के क्या क्या गाइडलाइंस है। यूपीआई के लिए इनकम टैक्स के जो गाइडलाइंस है वो ज्यादातर पैसे रिसीव करने के मामले पर है, क्योंकि इनकम टैक्स सिर्फ आपके इनकम को देखती है, आपके एक्सपेंस को बाद में देखती है। तो आपके पास यूपीआई के माध्यम से कितना पैसा आ रहा है, खास करके इनकम टैक्स उस पर नजर रखती है और आपके इनकम के बेस पर ही आपके ऊपर इंक्वायरी कर सकती है। इनकम टैक्स के गाइडलाइन के हिसाब से यदि आपके अकाउंट में यूपीआई के माध्यम से 1 लाख रुपए या उससे ज्यादा पैसा आता है तो वो जो ट्रांजेक्शन रहेगा, वो जो इनकम रहेगी, वो आपका टैक्सेबल इनकम होगा, उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। इसमें कुछ ट्रांजेक्शन के लिए कुछ एक्सेप्शन भी है, जैसे अगर आप किसी से लोन के रूप में पैसे लेते हैं, फिर किसी से उधार के रूप में पैसे लेते हैं और आपके अकाउंट में पैसे आते हैं, तो वो जो पैसा रहेगा उसके ऊपर आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। यदि आपके कोई क्लोज रिलेटिव हैं, जैसे आपके पेरेंट्स हो गए, आपके हस्बैंड हो गए, फिर आपके भाई बहन जो है, उनसे अगर आपको यूपीआई के माध्यम से पैसे आ रहे हैं तो वो भी एक्सेप्शनल ट्रांजेक्शन होगा। यदि आपकी सैलरी यूपीआई के माध्यम से आती है, चाहे वो 50,000 हो, 1 लाख रुपए, उससे ज्यादा का भी हो, तो वो भी आपका एक्सेप्शनल ट्रांजेक्शन रहेगा। लेकिन कंडीशन ये है कि आपके पास में प्रॉपर प्रूफ होना चाहिए। यदि आपके पास में कोई लॉटरी से पैसा आता है, अगर आपने कहीं पर लॉटरी जीती हुई है और आपके पास में कहीं से पैसा आता है यूपीआई के माध्यम से, तो वो ट्रांजैक्शन भी आपका एक्सेप्शनल होगा। इन जो सारे ट्रांजैक्शंस रहेंगे उसके ऊपर कोई भी टैक्स आपको पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें एक बात ध्यान देने वाली यह है कि यदि आपके पास में एक बार में 1 लाख रुपया उससे ज्यादा का पैसा यूपीआई के माध्यम से आता है तो उसकी जानकारी आपको अपने आईटीआर में देनी पड़ेगी कि मुझे यहां से 1 लाख रुपए आया था, फिर उससे ज्यादा का पैसा मुझे इस पर्पज से, इस माध्यम से मेरे को उसका पैसा मिला था। तो चले जानते हैं सेविंग अकाउंट के बारे में कि यूपीआई के माध्यम से आप अपने सेविंग अकाउंट में कितना पैसा एक साल में ले सकते हैं। यदि एक फाइनेंशियल ईयर में आपके सेविंग अकाउंट में 5 लाख रुपए उससे ज्यादा पैसा यूपीआई के माध्यम से रिसीव होता है
तो उस कंडीशन में आपको ITR फाइल करना जरूरी है। आपने जो भी इनकम करी है, जो भी पैसा आपके अकाउंट में आया है, उसकी जानकारी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देनी है। नहीं तो आपके पास में इनकम टैक्स की नोटिस आ सकती है कि इतना सारा पैसा आपके पास में कहां से आया। क्योंकि क्या होता है कि 2.5 लाख रुपए तक का जो इनकम होता है वो आपका टैक्स फ्री होता है। 2.5 लाख रुपए से ऊपर जो भी इनकम होगा उसके ऊपर आपको टैक्स लगता है। तो इसकी जानकारी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देनी है। अब कई सारे लोग क्या बोलते हैं कि हमारी इनकम तो 5 लाख रुपए से कम है, तो हम इनकम टैक्स फाइल क्यों करें। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। यदि आपके पास कहीं से भी कोई लमसम इनकम आती है या फिर कहीं से कोई टैक्सेबल इनकम आती है तो उसकी जानकारी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देना जरूरी है। आपको ITR फाइल करना चाहिए। अगर आप ITR फाइल करते हैं, ये आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड को भी मेंटेन करती है। यदि अगर आप कहीं पर लोन लेने के लिए जाते हैं तो भी आप अपने ITR को शो करके आप आसानी से लोन ले सकते हैं। तो अगर आप ITR फाइल नहीं करते हैं तो आपको बिल्कुल ITR फाइल करना चाहिए। अब कई सारे लोग जिनके पास में कोई छोटा मोटा दुकान है या फिर कोई छोटा मोटा बिजनेस चलाते हैं, वो अपना जो दुकान का जो पैसा है वो अपने सेविंग अकाउंट में ले लेते हैं। तो यहाँ पर ऐसी गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। यदि अगर आपके पास दुकान है तो आपको करंट अकाउंट ओपन करवाना चाहिए। यदि आप अपने बिजनेस का पैसा अपने सेविंग अकाउंट पर लेते हैं तो यहाँ पर भी आपके पास में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आ सकती है। यदि अगर आप UPI के माध्यम से अपने सेविंग अकाउंट में एक लिमिट से ज्यादा पैसे रिसीव करते हैं तो उस कंडीशन में आपकी जो बैंक होती है वो आपकी अकाउंट फ्रीज कर देती है और ट्रांजैक्शन रोक देती है। आप पैसे ले तो सकते हैं लेकिन आप अपने पैसे निकाल नहीं सकते। तो ऐसे में आपको यह गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आपके पास में कोई बिजनेस है या फिर आप कोई शॉप चलाते हैं तो उस कंडीशन में आपको उसके लिए अलग से करंट अकाउंट ओपन करवाना चाहिए और उस करंट अकाउंट में आप अपने पैसे लेने चाहिए। अगर आपके अकाउंट में एक फाइनेंशियल ईयर में 2.5 लाख रुपए या 5 लाख रुपए से ज्यादा पैसा UPI के माध्यम से आ रहा है तो आपको प्रॉपर ITR फाइल करना चाहिए ताकि आपको भविष्य में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए जानते हैं करंट अकाउंट के बारे में कि आप एक फाइनेंशियल ईयर में कितना पैसा UPI के माध्यम से ले सकते हैं ताकि आपके पास में इनकम टैक्स की नोटिस ना आए। आपका जो करंट अकाउंट होता है वो आपके बिजनेस पर्पस के लिए होता है, जिसके कारण इसमें कोई ट्रांजेक्शन लिमिट नहीं है। जैसे आपके सेविंग अकाउंट में 1 लाख रुपए से ऊपर जो पैसा आता है वो टैक्सेबल होता है, तो आप अपने करंट अकाउंट में अगर 1 लाख रुपए उससे ज्यादा का पैसा रिसीव करते हैं तो उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगता, क्योंकि ये आपका बिजनेस का पैसा होता है। हो सकता है आपने किसी को 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए का सामान बेचा हो, उसका पैसा आपको UPI के माध्यम से आ रहा है, तो उस कंडीशन में आपको ये जो इनकम होती है या फिर ये जो ट्रांजेक्शन होती है वो टैक्सेबल नहीं होती, वो टैक्स फ्री ट्रांजेक्शन होता है। अब इस बात का फायदा उठा के कई सारे लोग क्या करते हैं, अगर कोई दोस्त यार है तो वो बोलते हैं कि भैया 50,000 रुपए है मेरे पास खाते में, आप मुझे 50,000 रुपए कैश दे दीजिए। या फिर कई सारे लोग क्या बोलते हैं कि भैया मुझे पैसे की जरूरत है, मैं आपको ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर कर रहा हूँ, आप मुझे कैश दे दीजिए। तो ऐसे जो अगर आप ट्रांजेक्शन अपने करंट अकाउंट के माध्यम से करते हैं तो वहां पर हो सकता है आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं, क्योंकि अगर आप करंट अकाउंट में पर्सनल ट्रांजेक्शन करते हैं, अनऑथराइज्ड ट्रांजेक्शन करते हैं, तो आपके पास में GST की भी नोटिस आ सकती है, साथ में इनकम टैक्स की भी नोटिस आ सकती है। तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। यदि आप अपने बिजनेस का ट्रांजेक्शन UPI के माध्यम से अपने करंट अकाउंट पर करते हैं तो इसका एक फायदा यह भी होता है कि आपके पास में बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है, जो भी आप पैसे ले रहे हैं या फिर किसी को पैसे दे रहे हैं सामान के बदले, तो उसका प्रॉपर ट्रांजेक्शन रहता है, उसकी प्रॉपर हिस्ट्री रहती है। तो ये आपको हेल्प करता है प्रॉपर ITR फाइल करने में, GST फाइल करने में, जिसमें आपकी प्रॉपर जो ट्रांजेक्शन रिसिप्ट होती है वो आप यहाँ से जाके उसको टैली कर सकते हैं, आराम से अपने जो फाइल्स है वो मेंटेन कर सकते हैं। तो ये एक फायदा भी होता है इसका। करंट अकाउंट में इनकम टैक्स की गाइडलाइन को समझने के लिए हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है सर्विस प्रोवाइडर या फिर इन्फ्लुएंसर या फिर इंडिविजुअल इनकम करने वाला व्यक्ति। दूसरी कैटेगरी है किराना स्टोर वाला या फिर कोई गुड्स का ट्रेडिंग करने वाला। तीसरी कैटेगरी है साइबर कैफे वालों के लिए या फिर ऑनलाइन चॉइस सेंटर वालों के लिए, क्योंकि इनकी जो इनकम होती है वो एज अ कमीशन के रूप में होती है। तो ये तीनों कैटेगरी है उसके लिए इनकम टैक्स की अलग अलग गाइडलाइंस है। अलग अलग टर्नओवर पर आपको अलग अलग परसेंटेज जो है इनकम के रूप में शो करना पड़ता है। तो चलिए जानते हैं। तो चलिए बात करते हैं पहले कैटेगरी की, जिसके अंदर आते हैं सर्विस प्रोवाइडर्स, लॉयर्स, CA, कंसल्टेंट, आर्टिस्ट, फ्रीलांसर या फिर कोई इंडिविजुअल इनकम करने वाला व्यक्ति। वैसे तो इनके लिए करंट अकाउंट में कितना भी पैसे रिसीव कर सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है, मगर जो भी पैसे आप UPI के माध्यम से या फिर बैंक ट्रांजैक्शन के माध्यम से रिसीव करते हैं उसका कम से कम 50% आपको अपने इनकम के रूप में यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि आप जो भी इनकम करते हैं उसका 50% आपका इनकम के रूप में माना जाएगा और उसके हिसाब से आपको इनकम टैक्स की गाइडलाइंस के हिसाब से आपको इनकम टैक्स भरना पड़ेगा।
मान के चलिए कि आप अपने करंट अकाउंट में एक फाइनेंशियल ईयर में 30 लाख रुपए या उससे ज्यादा का इनकम करते हैं, जो कि आपको बैंक माध्यम से आया है या फिर यूपीआई के माध्यम से आया हो, तो उस कंडीशन में आपको अपनी टोटल टर्नओवर का कम से कम 50% आपको एज अ इंडिविजुअल इनकम के रूप में वहां पर शो करना पड़ेगा। और जो भी इनकम टैक्स के गाइडलाइंस रहेंगे या फिर इनकम टैक्स का जो भी स्लैब रहेगा, उसके हिसाब से आपको आपका इनकम टैक्स फाइल करना है, आपको टैक्स पे करना है। क्योंकि ये जो ट्रांजेक्शन है वो सारे आपके बैंक अकाउंट पर हुए हैं, यूपीआई के माध्यम से आया हुआ है, तो उस कंडीशन में आप इस ट्रांजेक्शन को छिपा नहीं सकते। तो यहाँ पर आप बिल्कुल भी टैक्स की चोरी नहीं कर सकते। अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करते हैं, प्रॉपर इनकम टैक्स नहीं भरते हैं, तो उस कंडीशन में आपके पास में इनकम टैक्स की नोटिस आ सकती है। दूसरी कैटेगरी है गुड्स ट्रेडिंग करने वालों की, या फिर दूसरी कैटेगरी है किराना स्टोर या जनरल स्टोर वालों की, जो गुड्स का ट्रेडिंग करते हैं। तो यदि अगर आप अपने करंट अकाउंट पर ट्रांजैक्शन करते हैं, करंट अकाउंट में यूपीआई के माध्यम से पैसे लेते हैं या फिर बैंक ट्रांसफर के माध्यम से पैसे लेते हैं, और यदि आपके बिजनेस का टर्नओवर करंट अकाउंट पर 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा होता है, तो उस कंडीशन में आपका जो टोटल इनकम रहेगा उसका 6% आपका इनकम कंसीडर किया जाएगा। मतलब यह है कि अगर आप 10 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसका 6% आपको एज अ इनकम वहां पर आपको शो करना पड़ेगा। यदि आपका टर्नओवर का जो ट्रांजैक्शन वो कैश में होता है और 10 लाख रुपए से ऊपर है, तो उस कंडीशन में आपको टोटल टर्नओवर का 8% एज अ इनकम शो करना पड़ेगा और उसके हिसाब से आपको आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। एक दूसरी कंडीशन यह है कि अगर आपके बिजनेस का टर्नओवर 40 लाख रुपए उससे ज्यादा का है, तो उस कंडीशन में आपके पास में जीएसटी रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। अगर आपका कोई भी बिजनेस में 40 लाख रुपए उससे ज्यादा का ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो आपको जीएसटी फाइल करना अनिवार्य है, नहीं तो फिर आपके पास में जीएसटी से भी नोटिस आ सकता है। अगर आप इनकम टैक्स नहीं भरेंगे तो इनकम टैक्स की तो नोटिस आएगी ही आएगी, साथ ही साथ आपके पास में जीएसटी की भी नोटिस आ सकती है। तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। तीसरी कैटेगरी है साइबर कैफे चॉइस सेंटर वालों की। ये जो मेन काम करते हैं वो कमीशन पर काम करते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, एक व्यक्ति से पैसे लेके उनके दूसरे अकाउंट पर पैसे ट्रांसफर कर देते हैं और उस जो ट्रांसफर करते हैं उसके ऊपर 1% या 2% का कमीशन चार्ज करते हैं। तो यहाँ पर साइबर कैफे चॉइस सेंटर वालों को इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि यदि आपका टर्नओवर एक फाइनेंशियल ईयर में 40 लाख रुपए उससे ज्यादा है, तो आपके पास में जीएसटी रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। यदि अगर आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो हो सकता है कि आपके पास में जीएसटी और इनकम टैक्स दोनों की तरफ से ही नोटिस आ जाए। और आप जो भी ट्रांजैक्शंस करते हैं उसके लिए आप आरबीआई या एनपीसीआई के जो ऑथराइज्ड पेमेंट गेटवे हैं उसका उपयोग करें। इससे क्या होगा, आप जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे, जो भी आप पेमेंट करेंगे वो ऑथराइज रहेगा, आरबीआई और एनपीसीआई के गाइडलाइंस के अंदर होगा। तो यहाँ पर आप जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे वो सिक्योर रहेगा और सेफ रहेगा। और इस बीच में जो भी आपकी 100 या 200 रुपए की कमीशन इनकम होगी उसको आप अपने करंट अकाउंट पर ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और उसको आप अपने इनकम के रूप में शो कर सकते हैं। एक बात आपको ध्यान रखने वाली यह भी है कि आपको जो भी इनकम होती है उसको आपके इनकम टैक्स पर शो करना जरूरी है। जो भी आपके अकाउंट में टर्नओवर होता है उसको आपको जीएसटी में तो दिखाना ही दिखाना है, साथ ही साथ आपकी जो भी इनकम होती है उसका प्रॉपर आपको आईटीआर फाइल करना चाहिए कि इस फाइनेंशियल ईयर में मैंने इतना पैसा कमाया है, और जो भी आपका इनकम टैक्स स्लैब रहेगा उसके हिसाब से आपको इनकम टैक्स भरना है। तो अगर आप ये सब बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके पास में इनकम टैक्स नोटिस नहीं आएगी और आप कितना भी ट्रांजैक्शन करें सारे का सारा ट्रांजैक्शन आपका सेफ और सिक्योर रहेगा। तो चलिए जानते हैं जीएसटी गाइडलाइंस के बारे में कि कितने का टर्नओवर पर आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। यदि आप कोई गुड्स सेल्स करते हैं, फिर कोई सामान का ट्रेडिंग करते हैं, तो उस कंडीशन में आपका जो बिजनेस का टर्नओवर है यदि 40 लाख रुपए उससे ज्यादा है, तो उस कंडीशन में आपके पास में जीएसटी रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। यदि अगर आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं तो आपके पास में जीएसटी से नोटिस आ सकती है। आपको इस बात का खास ध्यान रखना है। यदि आप कोई सर्विस सेल्स करते हैं, यदि अगर आप कोई सीए है, कंसल्टेंट है, या फिर अगर आप कोई इंडिविजुअल इनकम करते हैं, या फिर कोई आप फ्रीलांसर हैं, तो उस कंडीशन में आपका अगर जो टर्नओवर है एक साल में 20 लाख रुपए उससे ज्यादा है, तो उस कंडीशन में भी आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए। अगर आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो आपके पास में इनकम टैक्स की नोटिस तो आएगी ही आएगी, साथ में जीएसटी की भी नोटिस आ सकती है। तो चलिए आगे जानते हैं कि यदि अगर आपके पास में इनकम टैक्स की नोटिस आ गई है तो आप उसको कैसे
रिप्लाई कर सकते हैं, उसका जवाब कैसे दे सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यह जान लेना चाहिए कि आप जो भी इनकम करते हो आपको ITR फाइल करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि अगर आप इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं तभी आपको इनकम टैक्स फाइल करना है। आप कभी भी अपना ITR फाइल कर सकते हैं, चाहे आप इनकम टैक्स के दायरे में आते हो या ना आते हो। यदि अगर आप अपना प्रॉपर इनकम टैक्स फाइल करते हैं, प्रॉपर अपनी इनकम की जानकारी ITR में भरते हैं, तो आपके पास में नोटिस नहीं आएगी। फिर भी अगर आपके पास में नोटिस आ जाती है तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जिससे आपके पास में अगर इनकम टैक्स नोटिस आती भी है तो आप उसका आंसर कर सकते हैं। तो पहला ये है कि आपको अपने करंट अकाउंट पर कोई भी पर्सनल ट्रांजेक्शन्स नहीं करने हैं। यदि अगर आपका करंट अकाउंट है और उसमें अगर आप कोई पर्सनल ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो आपके पास में GST का नोटिस आ सकता है, तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। दूसरा यह कि आपको अपने सेविंग अकाउंट में कोई भी बिजनेस का ट्रांजेक्शन नहीं करना है। यदि अगर आप अपने सेविंग अकाउंट में बिजनेस का ट्रांजेक्शन करते हैं, ज्यादा से ज्यादा UPI के माध्यम से पैसे आते हैं या फिर कोई NEFT या RTGS करता है, तो आपका जो बैंक है वो आपके अकाउंट को फ्रीज कर सकती है और इसकी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे सकती है। तो आपका अकाउंट तो फ्रीज होगा ही होगा, साथ में आपके पास में इनकम टैक्स की भी नोटिस आ सकती है, भैया आपके पास में कहां से इतना इनकम आ रहा है, आप इसका जस्टिफिकेशन दीजिए। तो इन दोनों बातों का आपको खास ध्यान रखना है। तीसरा ये है कि आपके पास में जो भी ह्यूज इनकम आती होगी, फिर जो भी लमसम इनकम आती होगी आपके सेविंग अकाउंट में, करंट अकाउंट में, जहां से भी पैसा आता है उसकी जानकारी आपको प्रॉपर ITR फाइल करते वक्त देनी चाहिए। और जो भी पैसा आपके पास में आता है उसका सोर्स ऑफ फंड का प्रूफ होनी चाहिए, रिसिप्ट होनी चाहिए। अगर आप अपने सारे सोर्स ऑफ फंड के जो प्रूफ अपने पास रखते हैं, सारे रिसिप्ट अपने पास रखते हैं, अपने जो सारे इनकम की जानकारी अपने पास रखेंगे, अगर आपके पास में इनकम टैक्स से नोटिस आता भी है तो उसके हिसाब से आप उसको आंसर कर सकते हैं कि हाँ भैया मेरे पास इतना पैसा यहाँ से आया था, मैंने उस पर टैक्स भरा है कि नहीं भरा है, मैं इनकम टैक्स के दायरे में हूँ तो मुझे इनकम टैक्स भरना पड़ेगा, अगर मैं इनकम टैक्स के दायरे में नहीं हूँ तो मुझे इनकम टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। अगर इतना सब करने के बावजूद भी आपके पास में इनकम टैक्स की नोटिस आती है तो आपको किसी प्रोफेशनल के साथ में कंसल्ट करना चाहिए, जैसे कोई CA हो गया या फिर कोई फाइनेंशियल एडवोकेट हो गया। आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं और उसके हिसाब से आप इनकम टैक्स को रिप्लाई कर सकते हैं कि मेरा जो भी इनकम आया है वो यहाँ से आया है और उस इनकम को मैं जस्टिफिकेशन करता हूँ। तो इन सब बातों का आपको खास ध्यान रखना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के इस वीडियो से आपको अच्छी जानकारी मिली होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को अपने जान पहचान वालों तक जरूर भेजिए ताकि उनको भी अच्छे फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मिलते रहे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियोस जो भविष्य में आने वाले हैं वो आपको समय पर मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।